हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1। और इस चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं, जिसका हमारी परीक्षा में आना संभव है, संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ से प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर हेडिंग बना लेते हैं, पाठ 1। और पाठ का नाम भी हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, पाठ 1। और पाठ का नाम हम लोग लिख लेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और आज जो हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसी में हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वन बाय वन करके हम लोग इसके प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम लोग लिखेंगे। और पहला हम लोगों का प्रश्न है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काल्पनिक। काल्पनिक, यानी समतल दर्पण पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे, और दूसरा प्रश्न है परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है। तो किसे कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण? तो जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे, पढ़े ही हैं हम लोग, जब इसका क्लास हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब। परावर्तित किरण, किरण और दर्पण की सतह पर, दर्पण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर, सतह पर खींचे गए, खींचे गए अभिलंब, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच का कोण, यानी दर्पण पे जो परावर्तित किरण होता है और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के, परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? तो हमें याद रखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि किस दर्पण, दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है समतल, अवतल और उत्तल। समतल, अवतल और उत्तल तीनों ही दर्पणों से प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब समतल, उत्तल और अवतल तीनों ही दर्पणों से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग यदि इसको नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक करके नोट्स बना सकते हैं। हम इसे मिटा के फिर आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। तो आगे के इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अब लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो एक इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा एक बिंदु के समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक बिंदु के समानांतर समांतर किरण पुंज मिल सकता है? मिल सकता है। तो अवतल दर्पण में जो है किसी बिंदु के समानांतर किरण पुंज मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे।
8 नंबर, कहाँ स्थित होने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कहाँ स्थित होने पर का आधार किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, कहाँ स्थित होने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर, अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है, होता है। तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है तो वो दर्पण के फोकस की आधी होती है, यानी लिखते हैं इसका आंसर लिख लेंगे आधी होती है। तो यानी हम इसको एफ बराबर यानी फोकस बराबर त्रिज्या r/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि विकल्प में आपको ये भी मिल सकता है, तो ध्यान रहे इस बात का। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं 10 नंबर, अगला प्रश्न लिखेंगे कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब पड़ने के कारण, आवर्धित प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, कब बनता है, कब बनता है। तो हमें यहाँ मुख्य रूप से वस्तु की स्थिति को बताना है, यानी किसी अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा तो उसका सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, उसके फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, यानी वस्तु को यदि हम अवतल दर्पण पर उसके
ध्रुव और फोकस के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब जो है इस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो हम इसे मिटा करके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोटर चालक के सामने कितना था, 11 था कि 12 था? 11। मोटर चालक के सामने सर 11 देखते हैं हम लोग। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है यानी पीछे के वाहनों को देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में या फिर पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण लगा हो। तो यानी मोटर चालक के सामने जो है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है या फिर साइड मिरर के रूप में, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में हम लोग, पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। लिखवा दी है, 4 नंबर अभी नहीं लिखवाया है। काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे, फिर से यही प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी कुछ इसमें एक ही चीज अगर हम लोग लिख लेते हैं, ये भी हम लोग इसी में लिख लेते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। तो इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, और अगला प्रश्न हम लोगों का है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है।
तो वह दर्पण कौन सा है? तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह कौन सा दर्पण है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? यानी अगर किसी दर्पण पर जो है किसी भी जगह पर किसी भी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है हमें सीधा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण कौन सा है हमें ये बताना है। तो वह दर्पण जो है समतल अथवा उत्तल दर्पण हो सकता है। समतल समतल अथवा उत्तल उत्तल। अगला प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, एक गोलीय दर्पण द्वारा एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, बने प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि जो प्रतिबिंब जो है वह उल्टा है, यानी प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। तो इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग अभी लिखेंगे, तो हम इसे मिटा करके अभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का, जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का कुछ ही जो है भाग पार हो पाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं, और अगला प्रश्न है कि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? यानी किसे कहते हैं आपतन कोण? तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग लिखेंगे, कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर
और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर एक समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होती है तो दर्पण का परावर्तन कोण कितना होगा? तो दर्पण का परावर्तन कोण कितना होगा? यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ऐसे सोच के देखो, तुम उसको समझा भी तो सकते था कि इसको नहीं खेलना चाहिए, गलत बात है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तो समझाया, काहे नहीं समझाया? बोल दिया एक ताल दो ताल तो तू खेल लिया अनंत। तो कहो तो मुड़ी पढ़ने के लिए अभी लड़ा के बरेंट में अनंत। बोलो जल्दी। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं और बोलो जल्दी कि तो अगला प्रश्न होगा किसी एक किरण ऐसे लिखता हूं, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान
का मान कितना होता है? होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। अनंत। अनंत। तो इस तरह से और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, कितना नंबर था वो? 20। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे। प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान कितना होगा? दर्पण द्वारा किरण के परिपथ में उत्पन्न, किरण के परिपथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो यानी वह दर्पण कौन सा है जिससे हमें आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वह दर्पण जो है
वह समतल, उत्तल और अवतल तीनों ही दर्पणों से, समतल, उत्तल, उत्तल और अवतल, समतल, उत्तल और अवतल तीनों ही दर्पणों से जो है हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण, किसी गोलीय दर्पण पर, किसी गोलीय दर्पण पर, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरणें उसके, जब आपतित किरणें, आपतित किरणें उसके, जब आपतित किरणें उसके उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी, तब परावर्तित किरण किस ओर से गुजरेगी, किस ओर से गुजरेगी, है, हो गया, गुजरेगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पूर्व पथ पर लौट जाएगी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी, अगला प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वह दर्पण जो है, वह दर्पण कौन सा होगा जिसमें हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा, वह अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी हम लोग से मिटा करके लिख लेते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है,
वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से। आगे प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न होगा कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर स्थित होने पर कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। कहां पर यदि वस्तु को जो है रखा जाएगा तो वह अवतल दर्पण पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा वक्रता केंद्र पर। यानी वक्रता केंद्र पर ही यदि हम वस्तु को रखें तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न हम लिखते हैं और अगला प्रश्न है वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति वस्तु की स्थिति एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नहीं, प्रतिबिंब यहाँ हो जाएगा कैसा बनेगा, कैसा, कैसा बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविक और छोटा, सॉरी, आभासी और बड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, और अगला प्रश्न होगा, एक उत्तल गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का, इस प्रश्न को हम लोग लिखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है। क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा, और इसमें अभी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको अभी हम लोग लिखेंगे। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र। तो हमें निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र को लिखना है। तो दर्पण सूत्र हम लोग लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो यह हो जाएगा 1/u। तो ये याद रखना है, कभी कभी ऐसे भी हम लोगों को मिल जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, किसी समतल दर्पण द्वारा
आवर्धन कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? तो किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन की यदि हम बात करें तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो है +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। तो इस तरह से चैप्टर 1 का यानी प्रकाश के परावर्तन का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोगों ने इस एक वीडियो में लिखने का प्रयास किया। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं यानी इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से यानी ऑब्जेक्टिव ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3-4 बार देखिए, खुद ही सारी चीजें जो है आपको याद हो जाएंगी। और अपने दोस्तों के पास भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है अपनी परीक्षा की तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सके इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे की वीडियो में जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपके संपूर्ण जो है परीक्षा की तैयारी, क्लास 10th की तैयारी जो है बिहार बोर्ड की आपकी कराई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी बिना किसी शुल्क के जो है आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो अपने दोस्तों के पास भी जितने भी दोस्त हैं, किसी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहां इस वीडियो का लिंक जो है आप शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सके। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।